प्रिय भैया बहनों, कल हमने एक पाठ पढ़ा था उच्चारण स्थल, और उसी का एक भाग है जिसको हम स्वर और मात्राएं कहते हैं। तो हम आज स्वर और मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा की एक विशेषता है, जैसा बोलो वैसा ही लिखो, जैसा लिखा है या जैसा छपा है वैसा ही पढ़ो, ये हम कह सकते हैं। वास्तव में इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देंगे। उच्चारण शुद्ध हुआ तो लेखन भी शुद्ध होगा तथा मात्राओं की भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। अब हम इसको समझे कि मात्राएं किसे कहते हैं, तो हम यूं कह सकते हैं कि जब कोई वर्ण लिखते हैं, जब कोई व्यंजन लिखते हैं, तो उस व्यंजन में स्वर मिल जाता है, और जब वो स्वर मिल जाता है तो उस स्वर का कोई प्रकट रूप जो है वह नहीं रहता है, वह प्रकट रूप जो है लुप्त हो जाता है, उसकी आकृति समाप्त हो जाती है, और शेष जो उसका रूप रहता है उस रूप को ही, उस संक्षिप्त रूप को ही हम मात्राएं कहते हैं। जैसे हमने यहाँ आ लिखा, अब ये जो आ लिखा है ये आ की मात्रा है। अब ये जो क लिखा है, क के आगे आ की मात्रा लिखी, इस क के अंदर इस क अलग में आ की मात्रा जोड़ी तो ये का बन गया, परंतु इसके अंदर आ छुप गया है, केवल मात्रा रह गई है। ये हमको समझने की जरूरत है, तो इसको हम ठीक से समझे। आइए पहले देखें स्वर। स्वर कौन कौन से है, ये हमने पहले अरुण कक्षा से लगा करके अब तक इसको बार बार पढ़ते आए हैं, तो इसके बारे में हमको ध्यान होगा ही। स्वर है, एक बार मैं बोलता हूं उसको भी ध्यान रखिए। हम बड़ी कक्षाओं में आ जाते हैं, उसके बावजूद भी हमको ये पता नहीं है कि स्वर जो है वो कैसे बोले जाए, उसका उच्चारण कैसे होता है। जैसे ये है अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री। तो इस प्रकार से इसको ऐसे बोलना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, छोटी कक्षा में यही पढ़ाते हैं, अ से अनार, आ से आम, ऐसे बोलते हैं, तो ये गलत है। हर स्वर को लंबा नहीं करना होता है, हर स्वर को छोटा भी नहीं करना होता है। तो इसको हमको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में इसको किस प्रकार से बोला जाए। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, ये जो है अ है, इसको अ, इसको आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री, ऐसे हम बोल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, इनकी मात्राएं होती है। अब इनकी मात्राओं की जब बात करेंगे तो हमको अ की मात्रा यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, ये हमको समझ में आता है, इसकी कोई प्रकट स्वरूप नहीं है। आ की मात्रा हम एक डंडे के रूप में इस प्रकार से लिख करके प्रकट करते हैं, परंतु यहाँ पर इस अ के आगे ये एक डंडा खींचा तो इसको हमने आ कहा, ये समझ में आता है। अब ये ई जो दिखाई दे रही है, ई, अब ई, इसकी मात्रा कौन सी है, ये बड़े बालकों को समझ में आते ही है कि इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं या इसको भी ई बोलते हैं, परंतु छोटे बालकों को यदि समझाना हो, वो वास्तव में आज हिंदी में बालक इसीलिए कमजोर है क्योंकि उनको स्वरों का ठीक से ज्ञान नहीं करवाया जाता। अब ये ई, इसको अगर हम इस प्रकार से लिख दे, अ लिख करके इसके आगे ई की मात्रा लिख दे, तो इसको ई ऐसे बोलेंगे। अब हमारे व्याकरणाचार्यों ने क्या किया, पहले ये यही रूप था, जैसे हम लिखते हैं ना, का, ई, को। अब यहाँ पर ये क के आगे सारी मात्रा लिखी। अगर यहाँ पर हम इसको इस रूप में नहीं लिखते और अ के रूप में ही लिख करके आगे मात्रा लगा देते, तो अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ ऐसे बोलते। परंतु हमारे व्याकरणाचार्यों ने बाद में जाकर के इसी को थोड़ा सा रूप परिवर्तन किया, जिसमें छोटे ई की मात्रा लगा करके ई ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख करके ये एक नया रूप दिया। इस आकृति को हम ई बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं, इसको उ बोलते हैं, इसको उ बोलते हैं, ये ए है, ये आई है। अब ये जो स्वरूप है ये एक बाद में स्वरूप बना, पहले इसी प्रकार से लिखते थे, तो ये हमको ध्यान में रहना चाहिए। अब इसको समझने के लिए मैंने ये लिखा है,
अभी इन दिनों में, इन वर्षों में या इन वर्तमान में ये स्वरूप कहीं प्रकट नहीं होता है। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, तो इसलिए इसको समझना है। ये जो अ के बाद पहले ई की मात्रा है, तो ये ई, ये तो इसको इस रूप में बोलना चाहिए। ये अ करके बड़ी ई की मात्रा यानी जो पीछे की तरफ बाद में अक्षर के बाद में आती है, डंडा लगा करके ऐसे बोले, इसको ई बोलते हैं। इस उ को ऐसा नहीं लिख करके मैंने अ लिख करके उ की मात्रा लगाई है, इसको उ बोलते हैं। अ के आगे जो है नीचे उ की मात्रा लगाई, तो इसको उ के रूप में बोलते हैं। तो अगर है यदि ऐसे ही मात्राओं को हम बोलते समय यदि इन मात्राओं को ही स्वर मान करके अगर बोलना शुरू कर दे, आ ई उ ए आई ओ औ री, अगर हम ऐसा बोलना शुरू कर दे, बालकों को अगर इस रूप में सिखा दे या हम बालक इसको समझना शुरू कर दे, तो जहां कहीं भी ये मात्रा देखिए इसको आ बोलेंगे, तो जैसे ये क के आगे आ की मात्रा लगी है, अब इसको पहले आ की मात्रा बोलो, आ इसी से बना दो का। ये ई है तो पहले ई बोलो, फिर इसको जोड़ करके बोलेंगे तो ई, तो हो गया की। अभी पढ़ाने का तरीका कुछ लोगों का इस प्रकार का हो गया। हम वर्तमान में क्या पढ़ते हैं, क के आगे आ की मात्रा लगी तो क और आ मिला दो क्या हो जाएगा, क आ कितने बार मिला तो क आ करते रहो। परंतु यदि हमने आ कहा, आ से आ, अब इसको मिला करके बोलो, आ अलग नहीं आना चाहिए। आ से हो गया का, ई से हो गया की, ई से हो गया की, उ से हो गया कु, उ से हो गया कु। अगर इस प्रकार से हमने बोलना शुरू किया तो ये ठीक से हमको समझ में आ जाएगा, छोटे बालकों को भी पढ़ने में आनंद आ जाएगा, उनको भी ठीक प्रकार से जल्दी से समझ में आएगा। तो ये वाचन में हमको बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। तो एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ पर ए की मात्रा ये एक होती है, अब यहाँ दिखती नहीं है। बड़ी दिक्कत यह है कि बालक कहते हैं यहाँ तो एक मात्रा दिखती नहीं, आप कहते तो एक मात्रा है, यहाँ एक मात्रा है, वहां आप 2 मात्राएं बताते हो। तो इसीलिए मैंने इसको शुद्ध रूप पुराना स्वरूप लिखा है। अ करके ए की मात्रा लिखते हैं तो ये एक मात्रा है, इस एक अ के ऊपर आई की मात्रा 2 मात्राएं लिखी है तो ये आई हो गया। ये जो मात्रा है यहाँ दिखती एक है, होती 2 है, यहाँ दिखती नहीं है परंतु एक मात्रा होती है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ री की मात्रा जो है इस प्रकार से हमने लिखी है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये बात समझना जरूरी है कि कोई भी व्यंजन यदि बिना मात्रा के बोला जाए तो वह स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। या तो उसके पहले कोई व्यंजन बोल लो, कोई स्वर बोल तो अक मक ऐसे बोल सकते, अन्यथा इसको क को आप कितने बोलेंगे, क, वो भी आ गया। तो यहाँ पर बिना स्वर के सहायता के यानी स्वर यदि नहीं लगाए तो कोई भी व्यंजन कभी भी बोला नहीं जा सकता, या अर्थात पूर्ण रूप नहीं होता है उसका, इसलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो स्वर इसके अंदर मिला हुआ, अब यहाँ ध्यान रखना है क हलंत में अ मिला है परंतु उसका स्वरूप नहीं दिखाई देता, ये क हो गया। ये क के अंदर तो क हलंत में आ की मात्रा मिल गई, ये का हो गया। क के अंदर हलंत के अंदर ई की मात्रा मिल गई तो यहाँ की हो गया। क के अंदर जो है उ की मात्रा मिली, कु हो गया। तो इस प्रकार से ये सारी मात्राएं होगी। क के अंदर अगर री की मात्रा मिल गई तो री से हो गया क्री। तो इसको ये समझने की जरूरत है। आगे हम जब पढ़ते हैं तो हमको ये ध्यान में रहना पड़ेगा कि जिसको अ और इसको आ, ये जिस प्रकार से बोले अ, इसका मतलब इसकी आवाज बहुत छोटी है। तो हम कभी कभी हमारी भाषा में कहते हैं छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये जो छोटा और बड़ा है इसको समझने की जरूरत है। वास्तव में क्या है, जिसको हम छोटी मात्रा कहते हैं, छोटी मात्रा के स्वर होते हैं उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। और इसी ह्रस्व स्वर को यानी छोटी मात्रा वालों को हम कम से कम समय में बोलते हैं, इसलिए उसको छोटी मात्रा कह सकते हैं। और कम से कम समय का मतलब होता है जिस स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसको ह्रस्व मात्रा या एक मात्रा समय कहते हैं। अब ह्रस्व मात्रा कह दो, एक मात्रा कह दो या ह्रस्व स्वर कह दो, एक ही बात है।
इसी प्रकार से जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व मात्रा की अपेक्षा दुगुना समय लगे उसको बोलते हैं दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा को हम बड़ी मात्रा के रूप में बोलते हैं। जैसे हमने कहा था कि यहाँ जो बड़ा ऊ की मात्रा है इसका मतलब ये दीर्घ स्वर है, यह बड़ी मात्रा या दीर्घ स्वर एक ही बात है, यह दीर्घ मात्रा भी एक ही बात है। अब दीर्घ मात्रा को हम गुरु मात्रा भी कहते हैं। गुरु का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा, इसको ध्यान में रहे। अब इसको अब ठीक से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ह्रस्व स्वर यानी क्या? ह्रस्व स्वर यानी हमने अभी पढ़ा है कि एक मात्रा समय जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसको एक मात्रा या ह्रस्व स्वर कहते हैं या ह्रस्व मात्रा कहते हैं। तो ह्रस्व मात्रा वाले कौन कौन से स्वर है? तो अ, इ, उ, अ, री, ये चार जो वर्ण है, चार स्वर है, वो ह्रस्व स्वर है। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से है? तो ये एक बार देखिए, आ, ई, उ, सॉरी, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री। तो आप कहेंगे ये री दो बार कैसे बोला? यहाँ छोटी री की मात्रा है और यहाँ बड़ी री की मात्रा है। ये स्वरूप हमारे हिंदी भाषा में काम नहीं आता है। पुराने संस्कृत भाषा में, प्राचीन काल में, वेद काल में इस प्रकार का इसका उपयोग होता था, वर्तमान में नहीं होता है। इसको समझने के लिए ये मैंने आपको बताया है। तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ ये सारे दीर्घ स्वर है, इसी को दीर्घ मात्रा कहते हैं। अब एक बात और समझने की है। यहां है, मैंने लिखा है प्लुत स्वर, फिर आपके सामने लिखा है ओम। अब ये जो ओम लिखा है इसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है? ह्रस्व मात्रा जिसको एक मात्रा कहा है, इसकी अपेक्षा 3 गुना समय लगता है जिसके उच्चारण में, उसको प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे हमने ह्रस्व स्वर कैसे बोला? अ, दीर्घ स्वर कैसे बोला? आ, और प्लुत स्वर कैसे बोलेंगे? ओम। तो इसको ओम को हम, किसी का नाम है जैसे ओम, तो ओम को हम ओम नहीं बोलते, ओम ऐसे बोलते हैं, हरिओम ऐसे बोलते हैं। जब उच्चारण करते हैं ब्रह्मनाद बोलते थे ओम, तो इस ओ के ध्वनि को हम दुगुने से भी ज्यादा यानी 3 गुना कह दो या 3 से ज्यादा कह दो, 2 से ज्यादा, 2 मात्रा से ज्यादा समय जिसमें लगता है वो सब प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ इस ओम को ऐसे भी लिखते हैं, ओ करके 3 करके फिर म लिखते हैं, तो ओम इसको ऐसे बोलेंगे। तो इस 3 का मतलब होता है प्लुत मात्रा का ये संकेत है। पुरानी संस्कृत में हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जितने भी दीर्घ स्वर है इनमें 3 आगे लिख देते थे। जैसे आ के आगे 3 लिख दिया तो आ, ई के आगे लिख दिया तो ई, इस प्रकार से लिखते थे। ये पुराने संस्कृत में इसका उपयोग होता था, वर्तमान संस्कृत में भी इसका उपयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से